दिल्ली को गर्मी के मौसम में पानी की किल्लत झेलते 10 साल बीत गए, लेकिन पानी की वही बर्बादी, वही कालाबाजारी और वही घिसा पेटा आरोप है कि हरियाणा पानी नहीं दे रहा। हर बार सुप्रीम कोर्ट में बहस और हर बार सुप्रीम कोर्ट की डांट भी केजरीवाल की सरकार को पानी की मुश्किलें कम करने के लिए मजबूर नहीं कर पाई। दिल्ली जल बोर्ड घोटाले की वजह से 80,000 करोड़ के कर्ज में डूब गया, मतलब कि पूरी व्यवस्था ही चरमरा गई। लेकिन दिल्ली की ढीठ सरकार बावजूद सबके अब तक सिर्फ गाल बजा रही है और चुपके से केंद्र सरकार के पास गुहार लगा रही है। दिल्ली पुलिस के पास ये कहने जा रही है कि प्लीज टैंकर्स माफियाओं को रोको, लेकिन इन सब के बीच आम आदमी पार्टी की सरकार अपनी सियासत भी खूब चमका रही है। वोट बैंक को पानी की किल्लत न हो, इसके लिए इनके हिस्से का पानी उन्हें दिया जा रहा है, जिन्होंने केजरीवाल की पार्टी को वोट नहीं दिया। ये जानते हुए कि भूख प्यास सबको बराबर लगती है, भीषण गर्मी के बीच करीब 1 महीने से दिल्ली भयंकर जल संकट का सामना कर रही है। राजधानी के अधिकतर इलाकों में लोग नहाने से पीने तक के पानी के लिए किल्लत झेल रहे हैं। टैंकर आते ही लोग पाइप और बाल्टी लिए दौड़ पड़ते हैं। पानी पर राजनीति और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी हो गया है और इन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने आम आदमी पार्टी पर बेहद गंभीर आरोप लगाए। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल सरकार पानी का बंटवारा धर्म के आधार पर कर रही है। मिश्रा के आरोप पर आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। कपिल मिश्रा ने एक वीडियो जारी करके आरोप लगाया कि केजरीवाल सरकार हिंदू इलाकों का पानी रोककर मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में दे रही है। दिल्ली भाजपा के उपाध्यक्ष कपिल मिश्रा ने कहा कि दिल्ली में पानी का जो भयानक संकट है, उसका सबसे बड़ा कारण है कि इसको कुछ खास इलाकों में बांटा जा रहा है और बाकी दिल्ली का पानी रोका जा रहा है। आपको पानी की किल्लत के जितने भी वीडियो दिख रहे हैं वे गोविंदपुरी, देवली, संगम विहार, भजनपुरा, यमुना विहार, राजेंद्र नगर, आनंद पर्वत और बाहरी दिल्ली के हैं, लेकिन सीलमपुर, जाफराबाद, सीमापुरी, पुरानी दिल्ली, जामा मस्जिद इलाकों में ऐसे वीडियो नहीं हैं। कपिल मिश्रा ने एलजी के मामले की जांच कराए जाने की मांग करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार पानी का बंटवारा धर्म के आधार पर कर रही है। उन्होंने कहा कि मौजपुर, यमुना विहार, भजनपुरा, गोकुलपुरी का पानी सीलमपुर के लोगों को दिया जा रहा है। सीमापुरी, बाबरपुर के इलाकों को दिया जा रहा है, वह भी खास बस्तियों में जहां मुस्लिम इलाके हैं। ओखला में पानी दिया जा रहा है। पटपड़गंज का पानी अल्लाह कॉलोनी में दिया जा रहा है। त्रिलोकपुरी का पानी रोका जा रहा है। राजेंद्र नगर, करोल बाग, आनंद पर्वत का पानी जामा मस्जिद इलाके में दिया जा रहा है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? पानी धर्म के आधार पर बांटा जाएगा क्या? आपको बकरीद के लिए विशेष व्यवस्था करनी चाहिए, कीजिए, लेकिन पानी का बंटवारा इस तरह धर्म के आधार पर करना ठीक नहीं। मैं उपराज्यपाल जी से अपील करता हूं कि वो जांच कराएं कि क्या खास धर्म के इलाकों का पानी रोककर खास इलाके में भेजा जा रहा है। इसके लिए दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी पर पानी की कालाबाजारी करने का आरोप लगाया और कहा कि उनक एमएल पानी की ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं और मोटा माल कमा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। पीएम मोदी का अंध विरोध कांग्रेस को ही भारी पड़ गया, क्योंकि पीएम मोदी की आलोचना करने के चक्कर में कांग्रेस ने पोप का अपमान कर दिया, जिसके बाद कांग्रेस में ही इसका मुखर विरोध तेज हो गया। असल में केरल कांग्रेस ने पोप फ्रांसिस और पीएम नरेंद्र मोदी की मुलाकात पर तंज कसा था, लेकिन जब ये खेल कांग्रेस पर उल्टा पड़ गया तो उसने झटपट पोप से माफी मांग ली। इस मामले में भाजपा ने कांग्रेस के कमेंट पर आपत्ति जताई थी और फटकार लगाई थी। G7 शिखर सम्मेलन के लिए इटली पहुंचे पीएम मोदी ने पोप फ्रांसिस से मुलाकात की। मुलाकात की तस्वीर को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए कांग्रेस ने कहा, आखिरकार पोप को भगवान से मिलने का मौका मिल ही गया। हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करते हुए पीएम मोदी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मुझे विश्वास है कि मुझे भगवान ने भेजा है, और इसे लेकर कांग्रेस ने ये टिप्पणी की थी। कांग्रेस ने एक पोस्ट के साथ माफी भी मांगी और कहा कि किसी धर्म का तिरस्कार करना उनकी परंपरा नहीं है। लगातार तीसरी बार देश की बागडोर संभालने के बाद पीएम मोदी ने पहली विदेश यात्रा के लिए इटली का दौरा किया था, जहां पर G7 शिखर सम्मेलन के लिए पीएम मोदी इटली मेलोनी के आमंत्रण पर पहुंचे थे। यहां उन्होंने दुनिया भर के राष्ट्र प्रमुखों से मुलाकात की। इस दौरान पीएम मोदी की पोप फ्रांसिस के साथ मुलाकात की तस्वीर भी सामने आई और इस तस्वीर को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए केरल कांग्रेस ने तंज कसा। केरल कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर पोप फ्रांसिस का वीडियो शेयर करते हुए लिखा था, आखिरकार पोप की भगवान से मुलाकात हो गई। कांग्रेस के इस पोस्ट पर भाजपा नेताओं ने आपत्ति जताई और कांग्रेस को फटकार लगाई। भाजपा नेता अमित मालवीय ने कांग्रेस की पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि हिंदुओं का मजाक उड़ाने और उनकी आस्था का उपहास करने के बाद कांग्रेस में इस्लामवादी मार्क्सवादी गठजोड़ अब ईसाइयों का अपमान करने पर उतर आया है। ये तब है जब सबसे लंबे समय तक कांग्रेस अध्यक्ष रही सोनिया गांधी खुद कैथोलिक हैं। उसे माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस को फटकार लगाने वालों में सिर्फ मालवीय ही नहीं, के सुंदरन,
हाल ही में कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए अनिल एंटनी और केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन जैसे नेता भी थे। कुरियन ने कहा कि ये शर्मनाक है, कांग्रेस इस स्तर पर गिर गई है। चौतरफा घिरने और आलोचना झेलने के बाद केरल कांग्रेस की तरफ से माफीनामा भी आया। केरल इकाई ने अगले पोस्ट में लिखा कि इस देश की पूरी जनता जानती है किसी भी धार्मिक पुजारियों और मूर्तियों का अपमान और तिरस्कार करना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की परंपरा नहीं है। कांग्रेस एक ऐसा आंदोलन है जो सभी धर्मों और आस्थाओं को एकजुट करता है और मैत्रीपूर्ण माहौल में लोगों को आगे बढ़ाता है। कोई भी कांग्रेस कार्यकर्ता पोप का अपमान करने के बारे में दूर दूर तक सोच नहीं सकता, जिन्हें दुनिया भर के ईसाइयों के भगवान के समान मानते हैं। हालांकि कांग्रेस को नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ाने में कोई गुरेज नहीं। जो ये कहते हैं वो भगवान हैं। देशवासी नरेंद्र मोदी के बेशर्म राजनीतिक खेल को पोप के अपमान के रूप में चित्रित करने की कोशिश करने वालों को समझेंगे। यदि मोदी उनके साथियों को ईसाई समुदाय के प्रति सच्चा प्रेम है तो मणिपुर में जलाए गए चर्च पर वे चुप क्यों रहे? उन्हें ईसाई समुदाय से बिना शर्त माफ़ी मांगनी चाहिए। यदि इस पोस्ट से ईसाइयों को कोई दुख हुआ तो हम क्षमा मांगते हैं। पिछले 10 सालों में बहुत कुछ बदल गया। कांग्रेस 42 से 99 सीटों पर आ गई। राहुल गांधी की इच्छा के मुताबिक गांधी परिवार के बाहर का नेता कांग्रेस का अध्यक्ष बन गया। 10 सालों के बाद पहली बार कांग्रेस को नेता विपक्ष का पद मिलने वाला है। लेकिन अब तक जो नहीं बदला वो है राहुल गांधी और उनका कन्फ्यूजन। ये कन्फ्यूजन इतना ज़्यादा है कि अब सिर्फ एक दिन बचा है। अगर 18 जून तक राहुल गांधी एक सीट खाली नहीं करते तो फिर उनकी जीती हुई दोनों ही सीटें रिक्त घोषित कर दी जाएंगी। लेकिन राहुल गांधी इतने कन्फ्यूज हैं कि वो ये तय नहीं कर पा रहे कि वे वायनाड की सीट छोड़ें या फिर रायबरेली की। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि राहुल गांधी दोनों में से कौन सी सीट खाली करेंगे। चर्चा है कि कांग्रेस नेता राहुल वायनाड की सीट को खाली करेंगे। ऐसे में उनके कार्यालय ने राहुल गांधी के इस्तीफे के संबंध में प्रक्रिया जानने के लिए लोकसभा सचिवालय से संपर्क किया। चूंकि राहुल ने रायबरेली और वायनाड दोनों ही सीटों से चुनाव जीता, उन्हें चुनाव के 14 दिन के भीतर एक सीट छोड़नी होगी। ऐसे में राहुल गांधी के ऑफिस ने पिछले हफ्ते उनके इस्तीफे की प्रक्रिया के बारे में जानकारी लेने के लिए लोकसभा की टेबल ब्रांच से संपर्क किया था। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा अध्यक्ष को अभी तक उनका इस्तीफा नहीं मिला है। चुनाव परिणाम आने के बाद जब राहुल गांधी से पूछा गया था कि वो किस सीट को छोड़ेंगे तो उन्होंने कहा था कि दोनों सीटों के वोटर्स का दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। हालांकि मैंने इस पर अभी फैसला नहीं लिया है कि किस सीट को छोड़ूंगा किसे नहीं। इसे लेकर थोड़ी चर्चा करूंगा, इसके बाद फैसला लिया जाएगा। संविधान के तहत कोई भी व्यक्ति एक साथ संसद के दोनों सदनों या संसद और राज्य विधानमंडल दोनों का सदस्य नहीं हो सकता और न ही एक सदन के एक से ज्यादा सीटों का प्रतिनिधित्व कर सकता है। संविधान के अनुच्छेद 101(1) में जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 68(1) के तहत अगर कोई 2 सीटों से चुनाव जीतता है तो उसे चुने जाने की तिथि से 14 दिन के भीतर एक सीट से सदस्यता छोड़नी होती है। अगर वो चुनाव परिणाम घोषित होने के 14 दिन के भीतर एक सीट से इस्तीफा नहीं देता तो उसकी दोनों सीटें रिक्त मानी जाएंगी। ऐसे में राहुल गांधी को भी 18 जून तक चुनाव आयोग को सूचित करना होगा कि वो किस सीट पर बरकरार रहेंगे और कौन सी सीट छोड़ेंगे। नहीं तो दोनों सीटों पर उनका दावा खत्म हो जाएगा। जनप्रतिनिधि कानून 1951 की धारा 33(7) के तहत कोई भी व्यक्ति 2 संसदीय क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकता है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 151 के अनुसार निर्वाचन आयोग को संसद के दोनों सदनों और राज्य के विधायी सदनों में खाली सीटों को रिक्त होने की तिथि के 6 महीने के भीतर उपचुनाव कराना होगा। जुलाई 2004 में मुख्य चुनाव आयुक्त ने प्रधानमंत्री से धारा 33(7) में संशोधन करने का आग्रह किया था, वरना 2 सीटों से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को उस सीट पर उपचुनाव का खर्च उठाना चाहिए जिसे वो छोड़ने का फैसला करता है। चुनाव आयोग ने सुझाव दिया कि उम्मीदवार को विधानसभा सीट पर उपचुनाव कराने के लिए 5 लाख रुपए और लोकसभा सीट पर 10 लाख रुपए का योगदान देना चाहिए। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 किसी व्यक्ति को आम चुनाव या उपचुनाव में अधिकतम 2 निर्वाचन क्षेत्रों से लड़ने की अनुमति देता है, लेकिन उम्मीदवार केवल एक ही सीट बरकरार रख सकता है। 1996 के संशोधन से पहले किसी व्यक्ति द्वारा चुनाव लड़ने की सीटों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं था। कांग्रेस और इंडी गठबंधन को लोकसभा चुनावों में कुछ वोट मिले और उनकी कुछ सीटें बढ़ गईं, लेकिन इसे पाने के लिए जिस तरीके का इस्तेमाल उन्होंने किया उसका नतीजा आने वाले विधानसभा के चुनावों में उन्हें भुगतना पड़ सकता है। महिलाओं को खटाखट 1 लाख रुपए देने का कांग्रेस का वादा अब कांग्रेस सहित उसके सहयोगी दलों को काफी मुश्किल में डाल सकता है, क्योंकि इस प्रकार चुनाव के दौरान इस तरह से किया गया
महिलाओं को झूठी गारंटी कार्ड्स बांट दिए गए, जिसको देखकर बहुत सारी महिलाओं ने उसे सच मान लिया और वो जाकर वोट भी दे आईं। लेकिन महिलाओं को न 1 लाख रुपए मिले, न कभी मिलने थे और न ही मिले। लेकिन जो महिलाएं इस झूठे वादे को सच मान बैठी, वो पहले कर्नाटक में हजारों की तादाद में पोस्ट ऑफिस में अपना खाता खुलवाने लगी। फिर लखनऊ के कांग्रेस दफ्तर में महिलाओं ने पैसों के लिए धावा बोल दिया और अब बिहार में ये अफवाह फैली कि महिलाओं के खाते में 1 लाख रुपए आने वाले हैं। और देखते ही देखते कैमूर जिले के विभिन्न प्रखंडों के सैकड़ों महिलाएं मोहनिया के रामगढ़ रोड स्थित CSP पर पहुंच गईं। अचानक से बढ़ी भीड़ की वजह पता चली कि 1 लाख रुपए खाते में आने वाले हैं, जिसके लिए 0 बैलेंस अकाउंट खुलवाना है। महिलाओं से इस तरह की बात सुन आसपास के लोग दंग रह गए। महिलाओं की भीड़ इतनी अधिक थी कि उसे नियंत्रण करने के लिए पुलिस बुलानी पड़ी। कड़ी धूप में भी महिलाएं खाता खुलवाने की जिद पर अड़ी रहीं। मौके पर पहुंची मीडिया टीम ने जब महिलाओं से पूछा तो रामगढ़ प्रखंड की ज्ञान देवी ने बताया, उन लोगों के गांव में हल्ला खाता खुलवाने पर सरकार पैसा देगी हल्ला हुआ था, इसलिए वे बैंक अकाउंट खुलवाने चले गए। कुछ ऐसा ही बयान अन्य महिलाओं ने भी दिया। अलग अलग गांव से पहुंची महिलाओं ने बताया कि CSP केंद्र पर खाता खुलवाने पर 1 लाख रुपए खाते में आएंगे। महिलाएं काफी देर तक अकाउंट खुलवाने की जिद पर अड़ी रहीं। कई महिलाएं तो प्रचंड धूप में अपने साथ गोद में बच्चे लेकर आई हुई थीं। वार्ड पार्षद प्रतिनिधि रविकांत ने बताया कि महिलाओं की भीड़ देख जब उन्होंने पूछताछ शुरू की तो पता चला कि 1 लाख रुपए खाते में आने की अफवाह फैल गई। इससे दूर दराज से ये लोग आ गए। भीड़ जब काफी बढ़ गई, अनियंत्रित होने लगी तो स्थानीय थाने को सूचित किया गया। सूचना के बाद मोहनिया के BDO संजय दास, थानाध्यक्ष प्रदर्शी मौके पर पहुंचे। प्रशासन के अधिकारियों ने महिलाओं को समझा बुझाकर घर भेज दिया। BDO ने बताया कि खाता खुलवाने के लिए महिलाएं विभिन्न प्रखंडों से आ रही हैं। उनका कहना है कि खाता खुलवाने पर कुछ लाभ प्राप्त होता है। ये बिल्कुल ही अफवाह है, ऐसी कोई स्कीम नहीं। इतनी गर्मी है, इसके बावजूद अपने बच्चों को लेकर महिलाएं यहां पहुंच रही हैं। वे अपने घरों में रहें, ये बिल्कुल अफवाह है। वार्ड पार्षदों ने महिलाओं को समझाया कि वो कांग्रेस और इंडी गठबंधन के दलों ने झूठा वादा किया था और न ही उनकी केंद्र में सरकार है, तो फिर 1 लाख रुपए आएंगे कहां से। तब जाकर महिलाओं की समझ में सारी बातें आईं और वे कांग्रेस और इंडी गठबंधन को कोसती हुई अपने अपने घरों को लौट गईं। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। संसद का सत्र शुरू होने की तारीख का ऐलान भी हो चुका है, लेकिन कांग्रेस ने अब तक ये तय नहीं किया लोकसभा में विपक्ष का नेता कौन होगा। कांग्रेस में ये मांग तेज हो रही है कि राहुल गांधी को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में आना चाहिए। विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद पिछली 2 लोकसभा में कांग्रेस 10% सीटें भी नहीं ला पाई थी, जिस वजह से उसे नेता प्रतिपक्ष का दर्जा नहीं मिला। लेकिन इस बार उसकी सीटें बढ़ी और 99 हो गई और नेता विपक्ष का पद उसे 10 साल के बाद मिलना तय हुआ है। कांग्रेस के भीतर एक राय है कि राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनाना चाहिए। पिछले दिनों कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग से लेकर कांग्रेस संसदीय दल की बैठक तक में मल्लिकार्जुन खड़गे सहित तमाम नेताओं ने एक सुर से राहुल गांधी के सामने अपनी मांग रखी। इस मांग पर राहुल गांधी ने सोचने के लिए कुछ वक्त मांगा है, लेकिन अब तक राहुल गांधी सोच ही रहे हैं। और दूसरी तरफ कांग्रेस के नेताओं के बीच इस बात को लेकर संशय है कि राहुल गांधी कहीं फिर से पद स्वीकारने से ऐन वक्त पर इनकार न कर दें, जबकि पार्टी के भीतर मानना है कि अब वक्त आ गया है कि राहुल गांधी को आगे बढ़कर पार्टी को लीड करना चाहिए। पार्टी के एक सीनियर नेता का कहना था कि जिस तरह से राहुल गांधी ने अपनी भारत छोड़ो यात्रा के दौरान पार्टी की अगुवाई की, पार्टी चाहती है कि वैसा ही नेतृत्व लोकसभा में पार्टी का करें। पार्टी का मानना है कि नेता प्रतिपक्ष के लिए राहुल गांधी पहली पसंद है और नेतृत्व की भूमिका में आने के लिए एक बेहतरीन मौका है। एक अन्य नेता का कहना था कि पार्टी के भीतर ये राय पुख्ता है कि राहुल गांधी को अपने पिता और पूर्व PM राजीव गांधी, सोनिया गांधी की तरह नेता प्रतिपक्ष बनकर सदन में लोगों के मुद्दे उठाने चाहिए। सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी ये जिम्मेदारी लेते हैं तो इसका फायदा उन्हें और पार्टी दोनों को होगा। नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में आने के बाद विपक्षी खेमे के भीतर भी राहुल गांधी को लेकर सोच बदलेगी। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद उन लोगों की सोच भी बदलेगी जो अब भी राहुल गांधी को लेकर असहज महसूस करते हैं। राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में अपने परिवार की पारंपरिक सीट रायबरेली के साथ साथ केरल के वायनाड से भी जीते हैं। उन्हें दोनों में से एक सीट छोड़नी होगी। हालांकि राहुल गांधी ने अभी तक ये साफ नहीं किया कि वो कौन सी सीट छोड़ेंगे। उन्होंने रायबरेली और वायनाड दोनों ही जगह अपनी धन्यवाद सभा में लोगों के सामने दोनों सीटों को लेकर मन में चल रही दुविधा का जिक्र किया था। माना जा रहा है कि राहुल गांधी वायनाड सीट छोड़ सकते हैं। वायनाड को लेकर चर्चा है, अगर राहुल ये सीट छोड़ते हैं तो प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकती हैं। इसके पीछे तर्क दिया जा रहा है
कि राहुल के वायनाड छोड़ने से स्थानीय लोगों के बीच की नाराजगी को दूर करने का अच्छा तरीका रहेगा कि गांधी परिवार के किसी अन्य सदस्य को यहां से उतार दिया जाए। कांग्रेस की केरल इकाई की ओर से सुझाव आया है। रायबरेली को लेकर पार्टी के भीतर तर्क यह है कि पिछले 70 सालों से रायबरेली और पिछले 4.5 दशक से अमेठी से गांधी परिवार का लगातार रिश्ता रहा है। अगर राहुल ये सीट छोड़ते हैं तो गांधी परिवार का दशकों पुराना रिश्ता टूटेगा। दूसरी ओर एक तर्क ये भी है कि साल 2009 के बाद कांग्रेस ने यूपी में इतना अच्छा प्रदर्शन किया। 2009 में कांग्रेस को 21 सीटें मिली थीं, जबकि पिछले 2 बार से यूपी में क्रमशः 2 और 1 सीट लाने वाली कांग्रेस इस बार 6 सीटों पर जीती है। Bureau Report, News of India.